फ़िलिस्तीनी रियासत जिसका फ़िलहाल कोई वजूद नहीं, एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल ब्रितानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने सिफारती तौर पर फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है, यानी फ़िलिस्तीन को माना एक मुल्क, एक आज़ाद रियासत। मौजूदा हालात में इसकी क्या अहमियत है, क्या मतलब है और क्या मकसद है, इस पर तो बहस हो रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे मसले फ़लस्तीन में हिंदुस्तान के किरदार की। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं ख़ास प्रोग्राम बात निकली है। मिडिल ईस्ट में मसले फ़लस्तीन किसी नासूर की मानंद है। दुनिया एक जानिब और इसराइल एक जानिब। आपको जानकर हैरत होगी कि 1948 में हिंदुस्तान 13 मुल्कों में वाहिद गैर अरब मुल्क था जिसने यूएन की जनरल असेंबली में फ़िलिस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा के तक़सीम के मंसूबे के ख़िलाफ़ वोट दिया था, जिसकी वजह से इसराइल तश्कील पाया था। 1975 में हिंदुस्तान ने PLO को फ़लस्तीनी अवाम का वाहिद नुमाइंदा तस्लीम किया। हिंदुस्तान ऐसा करने वाला पहला गैर अरब मुल्क बना था। ये दूसरा बड़ा फ़ैसला था। 1988 में जब PLO ने फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत का ऐलान किया तो हिंदुस्तान ने फ़ौरन ही इसे मंजूरी दी। आज UN के 193 मेंबर्स यानी मुल्कों में से तकरीबन 150 ने फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। इस अहम मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं तारीख़दां साक़िब सलीम साहब। साक़िब साहब, खैर मक़दम है आपका। शुक्रिया। बात निकली है और ये बात बहुत दूर से निकलेगी, यानी मिडिल ईस्ट से, और हिंदुस्तान आएगी। जी जी। तो आप इस मसले को हम जानते हैं, कितने साल हो गए इसको चलते हुए, और ये हम हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ही शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है। हिंदुस्तान का क्या रोल रहा शुरुआत में, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ, फ़लस्तीन का मसला शुरू हुआ और यहूदियों की आबादी वहाँ बढ़नी शुरू हुई और जो क्राइसिस शुरू हुआ था, तो उस स्टार्टिंग में हिंदुस्तान का क्या रोल था शुरू में? सबसे पहले तो एक चीज़ जो कि बहुत लोगों को समझने की है वो ये है कि ये जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, कि यहाँ पर किसी मुल्क की हद है और ये लाइन खींच दी है, उधर दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है और पासपोर्ट लगता है, ये सब 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआत के काम हैं। इससे पहले ये नहीं होता था। तो फ़िलिस्तीन पहले कोई अलग से ऐसे मुल्क नहीं था। ये तुर्की की जो रियासत थी, जिसे ऑटोमन रियासत या उस्मानी रियासत भी कहते हैं, जिसे कि खलीफा भी मानते थे लोग कुछ, तो ये उसका हिस्सा था। और पूरा मिडिल ईस्ट जो आज हम कहते हैं वो पूरा उसी का हिस्सा था। सऊदी अरब जहाँ है वो भी उसी का हिस्सा था। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जब फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है तो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन और उसके साथी थे, जो बाकी फ़ौज थी, उन्होंने तुर्की को हराया। और ये जो इलाका है मिडिल ईस्ट का, जो अरब कंट्रीज़ हैं और बाकी जो इलाके हैं, उनको एक तरीके से तुर्की से लिया और उसके बाद उसे प्रोटेक्टोरेट बनाया। और इससे पहले ही ये मुद्दा चल चुका था, ब्रिटेन के अंदर से ही चला था और यूरोप से चला था, कि जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, वो ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें अपने लिए एक अलग कंट्री चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर यूरोप में बहुत ज़्यादा जुल्म सदियों से हुए थे। ईसाई कौम की तरफ से, चर्च की तरफ से उन पर काफ़ी जुल्म थे। और ये भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा कि जो पहली ज़ायोनिस्ट कॉन्फ्रेंसेस हैं शुरू में, उसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि फ़िलिस्तीन में ही चाहिए। उसमें यहाँ तक कि अर्जेंटीना भी एक ऑप्शन दिया गया था कि यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन खैर वो चीज़ तो नहीं हुई। और आखिर में ये हुआ कि फ़िलिस्तीन पर ही हमें कब्ज़ा चाहिए, और तब तक ये सारी चीज़ें नहीं थी। और वहाँ पर फ़िलिस्तीन में क्रिश्चियन भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, यहूदी कम थे। और यही वो दौर है जबकि एक और चीज़ जो कि हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने शुरू की, वो ये शुरू की कि उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर अलग अलग कॉलोनीज़ में लोगों में तिफरका यानी कि बंटवारा डालना शुरू कर दिया। तो ये इसकी असली कहानी है उस ज़माने में, तब जब 1918-19 के आसपास जब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद फ़िलिस्तीन ब्रिटेन के अंडर में है पूरे तौर पर। अब उस जगह के फ़ैसले पर बात चल रही है, वहाँ के भी और पूरे मिडिल ईस्ट के भी, कि क्या हो। और इसी के साथ एक माइग्रेशन शुरू होता है यहूदियों का यूरोप से, जो कि माइग्रेशन, बहुत से लोगों को ये लगता है माइग्रेशन हिटलर के बाद हुआ। ऐसा नहीं है, माइग्रेशन पहले हो चुका था, डिमांड भी पहली है। बहुत से लोगों को ये एक गलत फहमी है और बहुत बड़ी गलत फहमी है, मैं साफ करना चाहूँगा। हिटलर की जो होलोकॉस्ट है उसका फ़िलिस्तीन में यहूदियों के आने से कोई डायरेक्ट लेना देना सरोकार नहीं है। फ़िलिस्तीन में इज़राइल बने, यहूदियों की एक अलग कंट्री बने, इसकी डिमांड भी पुरानी है। वहाँ पे यहूदियों का आना भी हिटलर के होलोकॉस्ट से पुराना था। और वहाँ पर एक तरीके से बेल्फोर जो रिजोल्यूशन है जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि कहीं ना कहीं वहाँ एक अलग मुल्क बन सकता है बंटवारा करके, तो वो जो चीज़ है वो सब चीज़ें हिटलर से पहले की बातें हैं। ये लोगों में एक अजीब सी बात फैला दी जाती है कि यहूदियों पर होलोकॉस्ट हुआ था तो उन्हें बदले में एक चीज़ देनी थी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, वो मजलूम थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मजलूम थे नहीं थे। यहाँ तक कि जब पहली बार ज़हूर में आने लगा इज़राइल, 1946 की बात है, तो गांधी जी ने ये तक लिखा था कि अमेरिका और इंग्लैंड की मदद से टेररिज्म करते हुए, टेररिज्म वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आतंकवाद या जो भी कुछ, ठीक है, गांधी जी ने ये कहा, उसका इस्तेमाल करते हुए यहूदी कौम खुद को अरबों के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकती, उनके ऊपर ख़ुद को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। ये गलत तरीक़ा है। अगर उन्हें वहाँ रहना है तो मिलजुल के रहना है और हाकिम अरब ही होंगे। तो जो गांधी जी का स्टैंड था वो कहीं ना कहीं यूएन में इंडिया ने उसी पे स्टैंड पे कायम रहा इंडिया, और इंडिया ने उस मंसूबे की मुखालिफत की कि जो यहूदियों को बसा के या उसको फ़लस्तीन को डिवाइड करने का फैसला था। जी, सबसे मज़ेदार चीज़, ये सिर्फ गांधी जी का मुद्दा नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि गांधी जी कुछ अलग से इंसान थे, गांधी जी का मुद्दा था। ये सुभाष चंद्र बोस का भी मुद्दा है, जिन्हें कि हम गांधी जी के मुखालिफ कैंप में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर जो तकरीर दी थी, उस तकरीर में उन्होंने एक चीज़ कही थी, एक फोरकास्ट थी, एक भविष्यवाणी थी, और ये आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने एक काम शुरू कर दिया है, उन्हें अब लगने लगा है कि दुनिया में अब उन्हें अपनी सारी कॉलोनीज़ खाली करनी पड़ेगी। उसकी वजह सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से ये थी कि दुनिया में कम्युनिकेशन अब पानी के जहाज़ के बजाय हवाई जहाज़ से होने लगा है, और कॉलोनी को डायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रोल में रखने की ज़रूरत ख़त्म होने लगी है। बिल्कुल वो साफ थे, वो बहुत क्लियर इंसान थे इस मामले में। तो उन्होंने कहा कि अब जितनी कॉलोनी खाली करेंगे ये उन्हें मजबूत हालत में खाली नहीं करेंगे, अंग्रेज़ कौम ऐसा नहीं करेगी, वो उन्हें कमज़ोर करके करेगी। और कमज़ोर करने का तरीक़ा क्या है, वो वहाँ पर तफ़रक़े पैदा कर बंटवारे करा देगी। उसका एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया, आप लोग देख रहे हैं कि ये उन्होंने कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है। फ़िलिस्तीन में ज्यूज़, यहूदियों के हक़ के नाम पर यह कहा जा रहा है कि कंट्री का बंटवारा कर दिया जाए। उन्होंने कहा हमें इसकी मुखालफत करनी है। आप इस बात को समझिए, 1938 में कह रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं आया है, अभी तक जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड नहीं की है। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अंग्रेज़ बहुत जल्दी हिंदुस्तान में भी ये काम शुरू करने वाले हैं कि वो एक कौम को पीछे से फाइनेंस करना शुरू करेंगे कि तुम अपने लिए बंटवारा मांग लो। तो और सच में हुआ, फिर ये मतलब 2 साल के अंदर हो गया। तो ये जो चीज़ है उन्होंने भविष्यवाणी की, और उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया में है। और इसी तरीके से हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के दौर में जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं, चाहे वो गांधी हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, मौलाना आज़ाद, कोई भी हो, उन सब की नज़र में जो इज़राइल की जो डिमांड है मांग की, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पाकिस्तान की डिमांड, जो रिलीजन के नाम पर, एक मज़हब के नाम पर बंटवारा मांगती है। ये कहती है कि ये कंट्री सिर्फ एक कौम, एक पर्टिकुलर मज़हब होने की वजह से अलग कंट्री बनेगी, कल्चर की वजह से नहीं बनेगी।
तो ये जो चीज़ है ये दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क में हुई है आज तक, पाकिस्तान में और इजराइल में। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये मतलब बहुत से एकेडमिक्स में लोगों ने लिखा भी है कि 2 ही ममालिक में ऐसा हुआ है कि 2 आइडियल, मतलब इस बारे में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खुद अपने सदर पुराने ज़ियाउल हक, उन्होंने भी ये बात कही है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट तो 2 ही हैं, या तो इजराइल है या पाकिस्तान है। तो हिंदुस्तान की जो उस ज़माने के जो नेता थे वो ये मानते थे कि जैसे पाकिस्तान की डिमांड 1940 में हमारे सामने आ गई है, ठीक वैसी ही डिमांड इजराइल है, वो उससे उसे अलग करके नहीं देखते थे। मतलब जिस वक्त ये तहरीक शुरू हुई या जब इजराइल का वजूद में आने की बात हुई थी, उस वक्त इसके बंटवारे की मुखालिफत की गई थी। और आज हालात ये हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई 2 नेशन थ्योरी मान के और बंटवारा कर लीजिए, दो नेशन कर लीजिए उसको अलग अलग। जी। तो यहाँ तक हालात आ गए हैं और इसके बाद इसराइल उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए भी तैयार नहीं है। और जबकि इंडिया का रोल उसमें, अब तक कन्फ्यूज़न लोगों को ये रहता है कि आखिर इंडिया का रोल इसमें है क्या। लेकिन आपको ये बता दें कि रोज़ अव्वल से इंडिया ने फ़लस्तीनी स्टेट की बंटवारे की मुखालिफत की थी और फ़लस्तीनियों की आज़ादी की हिमायत की थी पहले दिन से, 1948 से। और आज तक हिंदुस्तान का वो स्टैंड जो है वो आज तक कायम है। 1975 में हिंदुस्तान ने PLO को दिल्ली में ऑफिस खोलने की जगह दी थी और 5 साल बाद फ़लस्तीन से पूरे सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। लेकिन उसके बाद जो हालात बदले, चेंज हुए हैं, उनमें जो हालात जो भी चेंजेस आई हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसने बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर है कि हर बुरे वक्त में हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन की मदद की है, बिल्कुल क्राइसिस में। फ़िलिस्तीन के साथ जो, जैसा आपने कहा, फ़िलिस्तीन को पूरा एक, पहले तो बंटवारे के ही खिलाफ थे, लेकिन फिर जब यासर अराफात ने, PLO ने, फतेह ग्रुप ने खुद ओस्लो कर लिया 1994 में, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उन्होंने खुद ही इजराइल को मान लिया था कि चलिए आप एक सच्चाई हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो वो जो है उसके बाद हिंदुस्तान ने वही लाइन अपनाई। बहुत से लोगों को ये मुगालता भी होता है कि ये कांग्रेस की लाइन है और BJP की लाइन नहीं है, और बहुत से लोगों को बहुत सारे मुगालते होते हैं। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो कि शायद हमारे ऑडियंस को ना पता हो, कि आज की डेट में भी हिंदुस्तान की सरकार पूरे तौर पर, जो महमूद अब्बास जिस सरकार के हेड हैं, उसे पूरे तौर पर फ़िलिस्तीन ही मानती है, और ख़ुद हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर वहाँ मिलते हैं या फिर वो आते हैं तो उन्हें रिसीव करते हैं एज ए स्टेट हेड, वो मानते हैं उन्हें। लेकिन परेशानी जो लोगों ने बयानबाजी देखी है सरकारी लेवल पर, वो हमास की वजह से है, क्योंकि खुद महमूद अब्बास वाला जो ग्रुप है वो हमास, यानी कि जो गाज़ा की तरफ जो सरकार चल रही है पिछले 15 साल, कितने, शायद 2008 जब भी हुआ, तो उसके बाद से वो खुद उसे नहीं तस्लीम कर रहे हैं। और हमारा जो यहाँ पर, जैसे बहुत से लोग जाते हैं और कहते हैं कि फ़िलिस्तीन की एम्बेसी में गए हैं, तो महमूद अब्बास वाले ग्रुप की एम्बेसी में जाते हैं, वो गाज़ा में नहीं जाते, वेस्ट बैंक में जाते हैं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी है उसमें, वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है। तो वो एक बहुत ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों के दिमाग में। लोगों को लगता है कि असल में गाज़ा के ऊपर, मतलब कन्फ्यूजन वही है कि गाज़ा के ऊपर जो हुकूमत है वो PLO की नहीं है, वो चुनाव हारने का जो किस्सा है वो उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि 1981 में हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन की हिमायत में एक डाक टिकट जारी किया था। ये ऐसा बहुत कम हुआ है, और अब हम इस मौजूदा हालात में भूल जाते हैं कि हमारा रिलेशन क्या रहा है। वो ये है कि अब नए हालात में जो नई चीज़ें सामने आती हैं उससे शायद कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन हिंदुस्तान ने हर नाजुक मोड़ के ऊपर, जब भी फ़लस्तीनियों के ऊपर क्राइसिस आया, वो माली मदद हो या सामान की मदद हो, वो मदद पहुँचाई है। पिछले साल भी जब बड़ा क्राइसिस हुआ है, इवन गाज़ा की मदद की, हिंदुस्तान ने मदद के लिए सामान भेजा है यहाँ से। तो हिंदुस्तान ने हमेशा, हिंदुस्तान को वजाहत करनी पड़ी है कि भाई हम शुरू से इनके मकसद के साथ हैं। जी। ये कन्फ्यूजन जो है ये कहाँ से क्रिएट होता है? ये कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ों से शायद क्रिएट होता है। एक तो कहीं ना कहीं सन 90 के बाद, और उसमें फिर से मैं वही कहूँगा कि खुद यासर अराफात साहब ने जब ये मान लिया कि इजराइल को अब हम मान रहे हैं, एग्जिस्टेंस तो हमने मान लिया है, और अरब कंट्रीज एग्जिस्टेंस मान रही हैं, सभी एग्जिस्टेंस मान रहे हैं, तो हिंदुस्तान ने भी इजराइल के एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर लिया था। और बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी से हुआ, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी उस ज़माने में, और जो पहले जो बाहर से जो पार्टी का जो डेलीगेशन गया था वो कम्युनिस्ट पार्टी का गया था। शायद ज्योति बसु या तो खुद गए थे या फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य को भेजा था, कुछ इस तरीके का है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी खुद गई थी। और उसके अलावा इजराइल से जो ताल्लुकात धीरे धीरे कायम होना शुरू हुए,
तो उसके साथ एक कन्फ्यूजन होना शुरू हुआ, क्या हम फ़िलिस्तीन का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन का साथ बहुत सारे, अब ये जियोपॉलिटिकल एंगल है जिसके चलते हुए ऐसा नहीं है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू होता है। लोगों को लगता है कि हमास से हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं। असल में दुनिया वहाँ पर 2 अथॉरिटी हो गई हैं और दूसरी अथॉरिटी के एम्बेसडर हिंदुस्तान में हैं और वो ऐसे ही वर्क करते हैं। और हिंदुस्तान में बहुत से लोग कहते हैं हम मदद पहुँचा रहे हैं एम्बेसी में, तो वो असल में वेस्ट बैंक वाली अथॉरिटी को पहुंचा रहे हैं, वो गाजा वाली अथॉरिटी को नहीं पहुंचा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान का ताल्लुक़ क्योंकि महमूद अब्बास के ग्रुप से है और उसकी हुकूमत से है, लेकिन जब ये गज़ा के हालात ख़राब हुए थे तो यहाँ से जो मेडिकल एड गई थी वो वहाँ भेजी गई थी कि वहाँ पहुँचे, क्योंकि इंसानी हमदर्दी के ऊपर जो मदद जाती है उसमें ये नहीं देखा जाता कि वेस्ट बैंक की है या गज़ा की है, तो उस हिसाब से गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि 2006 में फ़लस्तीनियों का एक ग्रुप जो था रेफ्यूजी की शक्ल में इराक़ से हिंदुस्तान आया था। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान में रेफ्यूजी आए फ़लस्तीनी वहाँ से। लेकिन एक मसला ये था कि वो अरबी बोलने वाले थे, उनके साथ लैंग्वेज का एक मसला था। तो उसमें से कुछ को तो यहाँ पर UN के मुख्तलिफ उसमें ग्रुपों में या NGOs में सेट कर दिया गया था, लेकिन 122 से 123 दोबारा वापस गए थे यहाँ से और उनको स्वीडन में आबाद किया गया था। लेकिन हिंदुस्तान ने उस वक्त उनको पनाह दी थी यहाँ पर। ये भी एक बड़ा अहम पहलू है जो लोगों को मालूम नहीं होगा। ये रेफ्यूजीज़ का किस्सा तो बहुत अजीब सा हो गया है। अब ये लोग समझते हैं कि हम उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के रेफ्यूजी भी आ चुके हैं। नहीं, रेफ्यूजी के मामले में हिंदुस्तान सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस के साथ, तो उसमें तो कुछ नहीं है। और ख़ास बात यह है कि फ़िलिस्तीन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। जैसे एक कन्फ्यूजन ये है, लोगों को ये लगता है कि फ़िलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क था लेकिन फ़िलिस्तीन तुर्की का हिस्सा था। दूसरा ये कि लोगों को ये लगता है कि हिंदुस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें सबसे ख़ास बात यह है, वापस अगर मैं जाऊं गांधी जी के पास, गांधी जी खिलाफत मूवमेंट के सदर थे। ये भी बहुत से लोगों को मुगालता होता है, लोगों को लगता है कि उनका सपोर्ट था, नहीं, वो खुद ही उसके सदर थे। तो वो खिलाफत मूवमेंट को खुद ही लीड किया है उन्होंने एक पॉइंट पर। और गांधी जी 1921 से ये बिल्कुल साफ बार बार कहते रहे कि जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, फ्रांस फ्रेंच लोगों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी लोगों का है, ऐसे ही फ़िलिस्तीन अरबियों का है। उन्होंने एक और बात कही कि जेरूसलम क्योंकि मुसलमानों का एक मुक़द्दस शहर है और मक्का और मदीना, तो ये 3 मुसलमानों के पास रहने ज़रूरी हैं और ये अक़ीदे की बात है। और उन्होंने कहा ये हक़ बात है, इसलिए मैं इसके साथ हूँ। और 1921 से लेकर 1946 तक लगातार आप उनके बयानात पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि ज़ायनिस्ट जो कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उनके पास नुमाइंदे भी भेजे थे, उनके एक पुराने दोस्त को भी उनके पास भेजा गया था ये समझाने के लिए कि आप यहूदियों का साथ दें। तब भी उन्होंने यही कहा था कि नहीं, ये एक तरीक़े की ज़्यादती है जो आप लोग करना चाह रहे हैं। इंग्लैंड और अमेरिका की मदद से ऐसे नहीं होता है। आपको रहना है, आप रहिए, ये एक अलग बात है, लेकिन आप वहाँ के हाकिम बने, आप वहाँ की सरकार चलाएं, आप वहाँ पर कब्जा करें, ये बिल्कुल भी माना नहीं जा सकता है। तो गांधी जी हमेशा से इसके साथ रहे। और गांधी जी के साथ साथ अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की ज़्यादातर उस ज़माने के नेता, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, सुभाष चंद्र बोस के साथ अगर आप देखें तो आपको मशहूर फ़ोटो दिखाई देता है जब वो बर्लिन में थे, आज़ाद हिंद फौज बनने वाली थी, उससे जस्ट पहले तो वो जेरूसलम के जो मुफ्ती थे उनके साथ उनका फ़ोटो बड़ा मशहूर फ़ोटो है। तो वो सुभाष चंद्र बोस जब मतलब गांधी जी से झगड़ा कर चुके हैं, अपने वाला जो इख्तलाफ हुआ उनका, वो उसके बाद जब वो जा चुके हैं जर्मनी के साथ खड़े हो चुके हैं, तब उस मौके पर भी वो हर वक्त फ़िलिस्तीन के लोग जब अपने लिए लड़ रहे हैं, उस दौर में आज़ाद हिंद फौज पूरे तौर पे फ़िलिस्तीन के साथ थी। तो ये बात मतलब बहुत ही मतलब उसकी बात है जो कि शायद समझने की बात है। मतलब रिश्ता अटूट है, रिश्ता अटूट है। ये नहीं है कि आप ये कह दें कि गांधीवादी ये करते थे, नहीं, गांधीवादियों के ठीक अपोजिट ग्रुप इसमें ये ज़रूर है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़लस्तीन दोनों साइड बैलेंस एक्ट करना पड़ता है और मजबूरी है, वो हालात ऐसे हैं, बिजनेस दुनिया के नक्शे बदल गए हैं पूरे। नहीं, एक और चीज़ हुई है जो 94 में ऑस्लो अकॉर्ड की भी जो वजह थी वो ये थी कि जब तक सन 90 तक USSR था, दुनिया बाइपोलर थी, दो बड़ी ताकत एक साथ थी, तो कहीं ना कहीं USSR फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया करता था, यासर अराफात जो थे। अच्छा, एक और चीज़ जो कि शायद मतलब हमारे ऑडियंस को लगता है, लोगों को लगता है कि फ़िलिस्तीन की जो जद्दोजहद है एक कंट्री के तौर पर,
वो इस्लामिक है या मुसलमानों की है, ये बिल्कुल गलत है। यासर अराफात की पीएलओ पूरे तौर पे सेक्युलर है, वहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ईसाई है, खुद उन्होंने ईसाई औरत से शादी की थी, ये छोड़ दीजिए। उनकी जो सबसे मशहूर आइकन 70s में हुई, फरीदी साहब ज़्यादा बता सकते हैं, वो हैं लैला और लैला खालिद। और लैला खालिद जो थी, उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, वो खुद ईसाई थी। और बहुत से लोगों को लगता है लैला खालिद नाम है तो मुस्लिम होगा, ऐसा नहीं है। इनके आपको बहुत सारे जो फिगर दिखाई देते हैं, एडवर्ड सईद एक मशहूर इंसान जो फ़िलिस्तीन पर लिखते रहे, मशहूर इंसान, उनका एक फ़ोटो भी मशहूर है कि पत्थर फेंक रहे हैं वो, तो एडवर्ड सईद ये क्रिश्चियन हैं। आपको चारों तरफ वहाँ पर जो आपको राइटर्स दिखाई देते हैं, कभी आप चेक कीजिएगा, उसमें आपको क्रिश्चियन बहुत दिखाई देते हैं। तो फ़िलिस्तीन की जो जद्दोजहद है वो एक सेक्युलर से ज़्यादा भी, अगर मैं कहूँ, पीएलओ पूरे तौर पे एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसलिए वो यूएसएसआर के बहुत करीब थी। तो जब यूएसएसआर का फॉल हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक बैकिंग थी वो कम हुई। हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर के करीब था। तो इसमें एक चीज़, साकिब, एक चीज़ में और थी कि सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत पे चढ़ाई की थी, जब कब्ज़ा किया था कुवैत के ऊपर, तो उस वक्त यासर अरफात ने कहीं ना कहीं इराक़ को सपोर्ट किया था। लेकिन अंदर ये ख़बरें भी थी कि उन्होंने बाद में राज़ी किया कि खाली कर दो उसको, लेकिन अरब वर्ल्ड को ये मैसेज किया था कि अरफात सद्दाम के साथ हैं। उसके बाद ही अरब दुनिया में जो उनके साथ जो अटैचमेंट था या जो उनकी सपोर्ट होती थी, उसमें कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी आनी शुरू हो गई थी उसके बाद से। ये भी एक चीज़ है, लेकिन अरब वर्ल्ड ने तो पहले ही उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने शुरू कर दिए थे। जॉर्डन तो बिल्कुल शुरू से ही। और अगर 1967 की जंग के बाद देखा जाए तो अगर आप देखें तो अरब वर्ल्ड ने 1960 की दहाई के बाद फ़िलिस्तीन का कोई साथ दिया नहीं है किसी भी जगह पर। अगर जितनी भी चीज़ें की, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या फतह कह लीजिए, तो अगर हमें लगता है तो उसका रशिया का ज़्यादा रोल रहता था। मतलब अरब वर्ल्ड का रोल एज सच मतलब नज़र नहीं आता है कहीं पर। तो ये भी है, तो ज़्यादा उन्हें फ़िक्र नहीं थी। और जहाँ तक सद्दाम है, सद्दाम एक पॉइंट पर यूएसए के साथ थे, लेकिन फिर से वही बात आती है कि वो पॉइंट कुवैत पर हमले वाला वो पॉइंट था जबकि वो यूएसए के अगेंस्ट खड़े हुए थे। और यूएसए के अगेंस्ट जो आदमी खड़ा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात थी। तो यासर के लिए उस टाइम पे ज़रूरी था, और तब तक ओस्लो भी नहीं हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी था। तो उसमें एक बात ये भी आई थी कि जब सद्दाम हुसैन को कुवैत से वापस लाने के लिए फ़ौजों को जिस लॉबी ने जोर दिया था वो यासर अरफात के ऊपर दिया था कि अरफात ही उनको मनाए इनको वापस लाने के लिए। तो कहीं कहीं अरब दुनिया ये समझती थी कि ज़्यादा करीब है उनके जी, तो इसका भी असर पड़ा होगा उस पर, ज़ाहिरी बात है। लेकिन ये कि हिंदुस्तान का ओवरऑल जो वो है सपोर्ट है वो शुरू से एक सी रही है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर हमने काबुल में अफ़गानिस्तान को एक दौर में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग दी हिंदुस्तान ने, तो इसी तरह गज़ा के अल अज़हर यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी बना के दी हिंदुस्तान ने। तो ये भी बड़ी चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है कि मतलब कंस्ट्रक्शन का काम जो है अच्छा, मतलब एक सॉलिड काम करने में हिंदुस्तान हमेशा आगे रहा है। नहीं, हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ एक और चीज़ है जो आप अभी कह रहे हैं कि सद्दाम या फिर यासर अराफात के साथ न जाने की एक बड़ी वजह अरब वर्ल्ड के अंदर ये भी है कि यासर अराफात एक सोशलिस्ट टाइप के इंसान थे, सेक्युलर डेमोक्रेसी की बात करते थे, और कहीं ना कहीं जितने भी आसपास हैं वो बादशाहत हैं। तो उन सब लोगों को आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि अगर उनकी भी आवाम ने ये डिमांड शुरू कर दी कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन कराओ, डेमोक्रेसी कराओ, सेक्युलरिज्म लाओ, सोशलिज्म लाओ, तो क्या करेंगे वो। तो ऐसे में, और जाहिर सी बात है यूएसए की एक खासियत रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये काम किया है, वो खुद भले ही डेमोक्रेटिक है लेकिन वो दुनिया में और कहीं डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देता है, ये उसकी खासियत है। वो और मतलब डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं यासर अराफात का जो राइज है, और फिर यासर अराफात की मौत के बाद उतने बड़े फिगर का ना हो पाना, शायद उससे भी फ़िलिस्तीन को एक नुकसान हुआ है। यासर अराफात जैसा कोई पर्सनैलिटी नहीं है। आप ख़ुद देखिए कि वहीं पर ख़ुद फ़िलिस्तीन में दो टुकड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। वेस्ट बैंक की सरकार अलग, गाज़ा की सरकार अलग। एक फितना अंग्रेज़ डाल गए थे जी, दूसरा यहाँ खुद ब खुद पड़ गया। नहीं, ये खुद नहीं पड़ा है, ये भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इजराइल की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। लोग इस बात को शायद नहीं जानते हैं, लोगों को गूगल करना चाहिए, लोगों को पता चलेगा कि
कैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं और इसमें इजराइल का क्या रोल है। अच्छा, तो ये भी था कि लास्ट इलेक्शन जो प्रॉपरली वहाँ पर हुआ था उसमें हमास जीत गई थी। हमास इस साइड जीती है, वेस्ट बैंक में फतेह जीते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है बटे हुए दोनों के, तो उस तरह से बट गया वो। वोट बैंक बटा है और बहुत सारी वजह थी उसके बटने की, लेकिन वही है कि एक मजबूत नेता का होना, यासिर अराफात जैसा, शायद वो बहुत ज़रूरी था। और हिंदुस्तान के साथ यासिर अराफात के बहुत करीबी रिश्ते थे। अगर आप देखें तो ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसके साथ उनका फोटो नहीं मिलता है। इंदिरा गांधी से लेके आप यहाँ तक, मतलब आप देखिए, खुद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहले नेहरू जो थे वो फ़िलिस्तीन गए थे, और उस वक्त इज़राइल नया नया बना था, और इज़राइल ने ही नहीं, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, सब ने इसकी मुखालफत की थी। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि उनका जो प्लेन था उसके पीछे आर्मी के प्लेन लगा दिए गए थे और धमकी दी गई थी कि मतलब हम गिरा भी सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी साथ नहीं छोड़ा है। और आज भी हिंदुस्तान अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो, और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद ऑडियंस नहीं समझ पाती होगी, बहुत से लोग नहीं समझ पाते, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जब लोगों को ये लगता है कि एक कंट्री ने फ़िलिस्तीन को मान लिया है, जो भी शुरुआत हुई हमारी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गाज़ा की हमास की सरकार को माना है। इसका आम तौर पर मतलब सिर्फ ये है कि महमूद अब्बास की वेस्ट बैंक की सरकार को माना जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही थिन लाइन है जो वर्ड्स में पता नहीं चल रही है। आपको जो अल्फाज बोले जा रहे हैं उसमें एकदम से नहीं समझ में आ रही है कि जब हमसे कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन को हमने एक कंट्री मान लिया है, तो कौन से फ़िलिस्तीन को माना है, ये एक सवाल शुरू होता है। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। और जहाँ तक बात है कि हिंदुस्तान ने बहुत पहले से माना हुआ है, तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि देखो पुर्तगाल मान रहा है, वो मान रहा है। भैया हमने तो शुरू में ही मान लिया था। तो मतलब हमारा रिश्ता जो है वो उस वक्त से है जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, और हिंदुस्तान ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है। तो वो 48 से आज तक चल रहा है। हिंदुस्तान ने हर मोड़ पे सपोर्ट किया, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे किस तरह की सपोर्ट हो, या पॉलिटिकल हो। 1920 से लगातार खिलाफत मूवमेंट ही इस चीज़ पर है कि जेरूसलम जो है वो अरबों से नहीं लिया जा सकता है। अब आप सोचिए कि आज हम खबरें पढ़ते हैं, हम बात सुनते हैं पुर्तगाल की, हम समझते हैं इंग्लैंड की, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान कहाँ है। हिंदुस्तान 1948 से इस बात को तस्लीम कर चुका है कि फ़लस्तीन के नाम पे जो हो रहा है, वहाँ बंटवारे के नाम पे जो हो रहा है वो गलत है। ये फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत होनी चाहिए, उनका एक आज़ाद कंट्री होना चाहिए। हिंदुस्तान शुरू से उसके फेवर में है। और अहम बात यह है कि जब किसी भी प्रैक्टिकली ज़रूरत होती है मदद की, तो हिंदुस्तान आगे आता है, चाहे वो कोई आफत आई हो, या कोई तबाही हो, या कोई जंग के हालात में हो। तो इंसानी मदद जो होती है वो हिंदुस्तान हमेशा आगे आता है उसमें। हिंदुस्तान ने गज़ा के अल अज़हर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बनवा के दी। हिंदुस्तान ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आवाम को, हिंदुस्तान के आवाम को या मुसलमानों को नहीं मालूम है, लेकिन हिंदुस्तान का स्टैंड हमेशा एक रहा है। जो पहले था वो अब भी है। और दिलचस्प बात यह है कि मेड इन इंडिया, ये आप शायद नहीं जानते, लेकिन ये फ़लस्तीन के जो इलाके हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक हो या गज़ा हो, ये मेड इन इंडिया जो है वहाँ बहुत कॉमन है, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा सामान जो है वो वहाँ पर जाता है। 2023 में ही तकरीबन $14 करोड़ का एक एक्सपोर्ट था, जिसमें कि हिंदुस्तान का सामान जाता है। सीमेंट से लेके, कपड़ों से लेके, बहुत सारा चीज़ें ऐसी हैं, लंबी लिस्ट है जो यहाँ से जाता है। तो आपको इस प्रोग्राम में हमने एक चीज़ क्लियर कर दी कि हिंदुस्तान डे 1 से इस मकसद के साथ था कि फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत हो, और आज भी उसके साथ है। तो हमारी उम्मीद है कि बहुत सारे चीज़ें नई मालूम हो गई होंगी, और ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम जहाँ थे हम वहीं पर हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। ये एक सिफारती लड़ाई थी, एक सिफारती स्टैंड था जो हिंदुस्तान का 1948 से लेके अब तक जूं का तूं है। नहीं, उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे होंगे। बिल्कुल। और हमारा चैनल शायद आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो। शुक्रिया। तो आपको बात निकली है, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हम एक नए मौजू और एक नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।